हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट डालते हैं, जिसमें हम आर्हेनियस इक्वेशन और कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखिए, अगर मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊं तो सूडो का जो मतलब होता है वो होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है? फॉल्स। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? ऐसी रिएक्शन विच सीम्स टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर, ऐसी रिएक्शन जो देखने में तो लगती है कि सेकंड ऑर्डर है, बट इन रियलिटी दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन रियलिटी में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे मैं आपको कोई रिएक्शन दे देता हूं, A प्लस बी मिलके बना रही है C, ठीक है, और मैं अगर इस रिएक्शन को देखता हूं तो मेरे को लगेगा कि इसमें A भी पार्टिसिपेट कर रही है, B भी पार्टिसिपेट कर रही है, और दोनों की ही कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन डिपेंड करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो या तो सिर्फ A कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी या फिर B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अगर आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या होता है? Ester hydrolysis in acidic medium is a pseudo first order reaction. It depend on ester only. जब भी हम एस्टर को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि वहां पे जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एस्टर की कंसंट्रेशन पे। अगर एस्टर की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, अगर एस्टर की कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। मान लो कोई एक रिएक्टेंट, जैसे आप बहुत सारे रिएक्शन देखते हो ऑर्गेनिक में, जहां पे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर दो तरीके के प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, या कैसे फाइंड करेंगे कि ये कंपाउंड कितना बना, ये कंपाउंड कितना बना। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो मेरे पास कोई ए रिएक्टेंट है जो बी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट है K1, और C प्रोडक्ट बना रहा है जिसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं? रेशियो फाइंड करता हूं कि B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा, तो वो K1/K2 के बराबर आएगा, जहां पे BT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ B किसी भी टाइम T पर, और CT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C एट किसी भी टाइम T पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ बी फॉर्म। यहां पे अगर आपसे पूछ लेता है कि कितना परसेंट बी बनेगा इस रिएक्शन में, ये बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे? बी का रेट कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन में बी का रेट कांस्टेंट प्लस सी का रेट कांस्टेंट, ठीक है, इनटू में 100, तो ये परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोलता है परसेंटेज ऑफ सी फॉर्म, तो यहां पे जो रेट कांस्टेंट आएगा वो C का आएगा। C का रेट कांस्टेंट क्या है? K2 है, तो यहां हो जाएगा K2 अपॉन में K1 प्लस K2। यानी जिसका भी आप एक सिंपल तरीका याद रखो, कैसे याद रखोगे? जिसका आपको परसेंटेज फॉर्म निकालना है उसका रेट कांस्टेंट ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन में परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट डालते हैं? सबसे पहला आपको पता है कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि जो रेट लॉ है या हम कहें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात होती है। फर्क क्या होता है? रेट लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं बस, ठीक है, बाकी बात एक ही होती है। तो यहाँ पे अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, यानी अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो यहां पे जो रेट है वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। एज टाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। अब जैसे जैसे टाइम घटेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उस टाइम पे क्या होगा? रिएक्शन चल रही होगी तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगेगी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करने लग जाएगा। वही चीज यहां पे बताई गई है।
अब रेट ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप किन्हीं दो गैसेस सब्सटेंस के बीच में क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो वो ज्यादा तेजी से होगी अगर मैं कंपेयर करूं उसे सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो याद रखो गैसेस स्टेट की रिएक्शन सबसे तेज होती है, उसके बाद लिक्विड स्टेट की, उसके बाद सॉलिड स्टेट की। इसके बाद आता है पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट का पार्टिकल साइज क्या है? लेसर द पार्टिकल साइज मोर इज सरफेस एरिया एंड मोर इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन काफी तेजी से होता है। तो पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद हम आते हैं केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का केमिकल नेचर कैसा है? तो यहाँ पे अगर हम इन जनरल बात करें, अगर किसी भी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, कम है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, कम है, तो हमें कम बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और अगर कम बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका ग्राफ भी आप लोगों को कंफ्यूज करता है। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव कैटलिस्ट का, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को तेज कराता है। एक हमारा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को और स्लो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे। देयरफॉर रेट कांस्टेंट इंक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है अभी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और रेट कांस्टेंट बढ़ जाने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाता है। अब एक ग्राफ है जो आप में से बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, ठीक है। मैं जब अपना 12th कर रहा था तब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखियो होता क्या है, मान लो ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की इनिशियली जो उसके पास जो पहले से एनर्जी है उसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। उसे हमने दिखा दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जितनी भी उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रखी है हमने, ठीक है। इतनी एनर्जी उसे और चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेरा जो पहला केस मैंने ड्रॉ करा है ये वाला, ठीक है। ये इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ करा है जिसपे मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो यहां पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट कम होगा, रेट कांस्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें मैंने कुछ कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना इसे डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को देखो यहां पे इसने इतना कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर दिया। इतना कम करने की वजह से रेट कांस्टेंट बढ़ गया, रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो अब रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी, ठीक है। ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो मैंने यहां पे दिखा भी रखा है, ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बात आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है, टोटल एनर्जी जो एक रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ही काउंट होती है। सो हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। यहां पे एनर्जी आएगा, ठीक है, काट के ठीक कर लीजिएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, फिर एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट। देखो मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट के पास पहले से ही कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद जो उसे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए, उस एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, 100 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो 50 है,
रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है 50 है। अब मैं इसे और 50 दूंगा तभी ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचेगा। तो मैं इसे जो 50 और दूंगा, जो 50 और दूंगा इसको मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट सो दैट इट एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की, जिसमें हम आर्हेनियस इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीज ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अब जैसे जैसे देखो, जब हमने रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो रेट कांस्टेंट है वो TCS पे डिपेंड करता है। ठीक है, TCS क्या था, मैंने बोला था TCS पे डिपेंड करता है, जहां पे T था टेम्परेचर, C था कैटलिस्ट, जो अभी हमने पीछे दिखा दिया, मैंने आपको बता दिया क्यों। ठीक है, S था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो अब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं, क्या होता है कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं टेम्परेचर में, यानी जब भी मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाता हूं, तो जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। जैसे मान लो पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट था वो K था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया, यानी 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 30 डिग्री सेल्सियस करने की वजह से यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे गई है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट डबल, तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया। रेट कांस्टेंट डबल होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहां से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन K एंड T, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल होता है A की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। A क्या है, यहाँ पे आर्हेनियस फैक्टर है। ठीक है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आप सभी को पता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसे 25/3 भी लिख सकते हैं आप। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। T क्या है, टेम्परेचर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेचुरल लॉग लेते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग लिया हमने दोनों साइड पे, मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग ln होता है। ठीक है, इसे हम लॉग बेस E भी लिखते हैं। ठीक है, और एक होता है लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 जो होता है बेसिकली, अगर मैं इसे किस में कन्वर्ट करना चाहूँ, नेचुरल लॉग में, तो इसमें आप 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग E के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। तो नेचुरल लॉग लिया हमने। ठीक है, लॉग के इक्वल है लॉग A माइनस EART। अब ये कैसे आया, देखो यहां पे प्रॉपर्टी होती है लॉग MN है अगर, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग M प्लस लॉग N। ठीक है, लॉग N, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग M की पावर N है तो पावर आगे आ जाती है, पावर क्या होता है, आगे आ जाती है, और ये लॉग M हो जाता है। ठीक है, और एक लॉग E की जो वैल्यू होती है, लॉग बेस E की जो वैल्यू होती है वो 1 मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करा है। पहले आप इसे ओपन करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं हम, A प्लस में लॉग E की पावर माइनस EART। ठीक है, अब ये पावर आगे आ जाएगी, लॉग E 1 हो गया, तो यहां पे माइनस E अपॉन RT आ गया। ठीक है, अगर आप इसे देखें और इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करें, तो यहां पे आप देखोगे ये लॉग A क्या है, इंटरसेप्ट के बराबर आ रहा है। ठीक है, और EAR क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है हमारा, M के बराबर आ रहा है, और टेम्परेचर X पे आ रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। ठीक है, यहां पे देखो नेगेटिव साइन है, मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी लाइन नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो लाइन ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये वाली वैल्यू रख रहा हूं,
नेचुरल लॉग को, जो कि लॉग बेस ई है, उसे मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 log 10 के, ठीक है, के पहले से ही था, नेचुरल लॉग को मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करा, सेम यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 2.303 क्या हो जाएगा, कॉमन निकालोगे तो कट जाएगा और यहां पे भी आ जाएगा। यहां पे क्यों आ गया, यहां से कॉमन निकालोगे तो यहां पे भी तो होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, कॉमन निकालने का ये एक तरीका है। यहां पे नहीं है तो यहां पे डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे आप मैथ्स में करते हो। ठीक है, यहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई करो, यहीं पे डिवाइड कर दो, तो ये पूरा 2.303 तीनों में कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, नीचे बचेगा। ठीक है, वही चीज यहां पे करी गई है। अब मान लो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, जिसमें आपको के और टी के बीच में टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप पता चल रहा है। तो अब मान रहा हूं कि किसी T1 टेम्परेचर पे K1 की ये वैल्यू है, ठीक है, और किसी T2 टेम्परेचर पे ये वैल्यू है। अब दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 4 में से। तो जब हम ये पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि log K2 अपॉन K1 जो है इक्वल होता है EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1T माइनस में 1/T2। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से 3 मार्क्स का हर बार एक क्वेश्चन आया है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। जो हमने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, लार्ज EA स्मॉलर इज K। इसे देखो कैसे समझ सकते हो, हमारे पास ये फॉर्मूला आया था log K ब्रैकेट में इक्वल है log A माइनस में EA 2.303 RT। ये टेम्परेचर आया, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। ठीक है, अब देखो log A तो फिक्स है, log A क्या है, फिक्स है। अब यहां पे देखो, अगर मैं EA बढ़ाता हूं, अगर मैं EA को बहुत ज्यादा करता हूं तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे अगर मान लो EA क्या है 2.303 है, मान लो एक केस में 2.303 RT है एक केस में मान लो, ठीक है, तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, अगर EA 2.303 RT है तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, log A में से मैं 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर यही 4.606 RT हो जाए EA की वैल्यू, तो ये कट के 2 आ जाएगा। तो log A में से 1 घटाओगे तो ज्यादा आएगा, या log A में से 2 घटाओगे तब ज्यादा आएगा। बेसिकली जब log A में से 2 घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। ठीक है, तो वैल्यू कम आएगी यानी log K छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो अगर EA ज्यादा हुआ तो K क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो पता चला कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, वो EA को कम कर देता है, और EA को कम कर दिया तो K बढ़ गया। ठीक है, अगर K A के बराबर कब होगा, K A के बराबर कब होगा, जब टाइम इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें इनफाइनाइट टाइम के बाद K A के बराबर हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन कब हो सकती है, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए। जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो हो सकता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो आर्हेनियस के बराबर आ जाए, आर्हेनियस कोएफिशिएंट के बराबर आ जाए। A unit depend on K, i.e. unit of A depend upon order of reaction। जो A की यूनिट है वो डिपेंड करती है K यानी रेट कांस्टेंट पे। तो जो यूनिट है A की वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि K की यूनिट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। इसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और A की जो वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करती है। तो A की वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका ये एक रिलेशनशिप है जो बेसिकली आपका आएगा नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, आइडेंटिफाई करने को चाहे बोल दे। परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो 100 से इनटू कर दो। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है तो। इसके बाद हम आ जाते हैं कोलिजन थ्योरी पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा।
कोलिजन थ्योरी होती क्या है? सबसे पहले ये दी गई थी बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए। बाइमोलिकुलर रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें दो मॉलिक्यूल हों, ठीक है, या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल है। अगर कोई एक ही मॉलिक्यूल है या एक ही रिएक्टेंट है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी कोलिजन अमॉन्ग रिएक्टेंट सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहां पे कोलिजन थ्योरी में क्या कहा गया? ये कहा गया कि ए और बी, मान लो कोई दो मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में टकराएंगे, आपस में क्या होगा? टकराएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और हम उन्हीं कोलिजन को इफेक्टिव मानेंगे, हम उन्हीं कोलिजन को इफेक्टिव मानेंगे जिनकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। हर कोलिजन को हम इफेक्टिव नहीं मानेंगे, उन्हीं कोलिजन को इफेक्टिव मानेंगे जिनकी वजह से जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो यहां से एक नई इक्वेशन दी गई, क्या कि जो रेट है वो जेड ई की पावर ई ए अपॉन आर टी पे डिपेंड करती है, जहां पे जेड क्या था? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की चीजें कितनी मतलब किस फ्रीक्वेंसी से कोलाइड कर रही है, ठीक है। इसके बाद एनर्जी बैरियर के बारे में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी बैरियर होता क्या है। फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर कोलिजन को हमें इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, मैंने क्या हो रहा था, कोलिजन को हम इफेक्टिव तभी मानेंगे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोलिजन होता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तभी हम उस कोलिजन को इफेक्टिव मानेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन वही है जहां पे जो एनर्जी हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए। सो ओरिएंटेशन बैरियर को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ओरिएंटेशन बैरियर होता क्या है? अगर मेरे को क्या करना है, जैसे मान लो आप किसी मार्केट में गए, ठीक है, तो अगर मार्केट में बहुत भीड़ है तो आपको धक्के लगते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन अगर भीड़ बहुत कम है, ठीक है, और आपको कोई धक्का मार के चला जाए तो आप उसके पीछे भागोगे, ठीक है। तो ये चीज समझो कि अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ क्या है? ज्यादा है, तो कोलिजन इफेक्टिव होने के चांसेस बहुत कम है, कोलिजन इफेक्टिव चांसेस होने के बहुत कम है, ठीक है, कि कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन अगर भीड़ भाड़ कम है, अगर भीड़ भाड़ कम है तो कोलिजन इफेक्टिव होगा, कोलिजन इफेक्टिव होगा तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं वो भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम एक नया इक्वेशन में टर्म देते हैं जो है पी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया है। केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।